Okay, in last class, we studied first reaction of alkane, that was combustion of alkanes. Today we have to study about substitution reaction of alkanes. The substitution reaction of alkanes में substitution basically with chlorine होती है. Substitution reaction क्या होता है? पहले तो ये देख लेते हैं. This is substitution reaction of alkanes. ये सब्स्टिट्यूशन हम क्लोरीन गैस से करवाते हैं. क्लोरीन, इसको हम क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स भी कहते हैं. अब क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स, वो अभी समझ आ जाएगा आपको. तो रिएक्शन इक्वेशन देखेंगे. सर फोटोकेमिकल पहले क्या था? जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. अच्छा, अभी मैं बता देता हूँ वो वाली बात भी. देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. सब्स्टिट्यूशन इज व्हेन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम. जब एक चीज हटा के दूसरी चीज लग जाए, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. when one atom or group of atoms is replaced by another atom or group of atoms, this is known as substitution reaction. अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स भी कहते हैं. एंड यस, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट. विदाउट सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट ये रिएक्शन नहीं हो सकता. तो इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन. ठीक है, एज इट नीड्स सनलाइट. सनलाइट में बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि इस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है. एज इट नीड्स सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. अल्ट्रावायलेट लाइट ही लिख लो उसको. टू स्टार्ट अ रिएक्शन और बेसिकली टू प्रोवाइड द activation energy for the reaction. You guys know what activation energy is? It is a minimum energy required to start a chemical reaction. By the activation energy for the reaction. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एल्केन है, let's say we'll start from the first alkane which is methane, CH4, and if chlorine reacts with it under the presence of sunlight or ultraviolet rays, जिसको UV rays भी कहते हैं, so what happens that hydrogen atom attached to carbon will be replaced or substituted by the chlorine atom. तो एक हाइड्रोजन ना इसमें कम हो जाता है. इट बिकम्स CH3 एंड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन उसकी जगह पे क्लोरीन एटम लग जाएगा जो कि क्लोरीन गैस से आ रहा है, HCl. In chlorine molecule we have two chlorine atoms, right? One chlorine atom will go and substitute the hydrogen atom. इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊं ना, CH4 है हमारे पास, तो what UV light does is it breaks the chlorine chlorine bond. UV light breaks
chlorine chlorine bond and a chlorine atom, one chlorine atom goes to methane and it substitutes hydrogen from the carbon. कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लग गया है उसको हटा के उसकी जगह पे वो खुद लग जाएगा, लाइक दिस। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है इट विल गो टू द अदर क्लोरीन एटम जो कि ब्रेक बॉन्ड ब्रेक से निकला था ना क्लोरीन Cl2 में से। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दे फॉर्म HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। This is substitution, and this will keep happening with the methane molecule unless all the hydrogen atoms are substituted by a chlorine atom. यहाँ तक लिख लिया, जरा आगे करो। गाइस आगे बढ़ जाओ, यहाँ तक लिख लिया। जी सर। जी ओके देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, वी स्टार्टेड फ्रॉम मीथेन CH4, it has one carbon has 4 hydrogen atoms. These hydrogen atoms are substituted one by one. एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, एंड इन द प्रोडक्ट another product would be HCl. एक हाइड्रोजन मीथेन से निकला और जो क्लोरीन Cl2 से निकला। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है ना, देखो इनिशियली यू हैड मीथेन, अब जो प्रोडक्ट बना है उसके साथ मीथेन के साथ एक क्लोरीन लग गया है, तो इसका नाम जो होता है ना, दिस इज नोन एज मोनो क्लोरो मीथेन। मोनो मीन्स one chlorine is substituted over the methane molecule, that's why it is known as mono. एक क्लोरीन है इसके मोनो कहते हैं, क्लोरो is for chlorine and methane shows that it has formed from the methane molecule. अच्छा ये रिएक्शन ना आगे कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होने का क्या मतलब है, जो CH3Cl है इसमें अभी भी देखो 3 हाइड्रोजन है ना, अब इन 3 हाइड्रोजन में से एक और हाइड्रोजन हट सकता है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl2, और साथ में वी विल गेट अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ना इसको हम कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन, डाई मीन्स 2, दिस इज नोन एज डाइक्लोरोमीथेन। तो पहला वाला मोनोक्लोरोमीथेन था और ये जो सेकंड वन है दिस इज डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह ये रिएक्शन ना आगे फर्दर कंटिन्यू होगा, बिकॉज स्टिल डाइक्लोरोमीथेन हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स, और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स में से भी एक और अगर हट जाएगा देन विल गेट टोटल ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स एंड 1 मोर HCl मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा, मोनो is 1, di means 2 and 3 chlorine is tri. yes, and Yes. 4 is tetra. 4 is tetra. So this is known as trichloromethane. अच्छा उसके बाद अभी स्टिल ट्राइक्लोरोमीथेन में we still have 1 हाइड्रोजन लेफ्ट, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आई मीन क्लोरीन से, और फिर हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा इसमें, एक लास्ट हाइड्रोजन भी हटा दो तो 4 क्लोरीन हो जाएंगे, तो दिस वुड गिव यू CCl4, और इसको हम कहेंगे टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा क्लोरोमीथेन। इनिशियल रिएक्टेंट हमारे पास मीथेन और क्लोरीन था, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन एंड HCl मिलेगा।
अब अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखूं ना, तो ओवरऑल इक्वेशन में वी स्टार्टेड फ्रॉम CH4 व्हिच वाज मीथेन, और reacted with chlorine, or final product we got is CCl4 and HCl. इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, जितने यहाँ पे क्लोरीन है ना Cl4, यही नंबर हम HCl के साथ भी लगा देंगे, तो इधर भी लगा दोगे HCl मॉलिक्यूल के साथ भी और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। UV light or sunlight is must for this reaction to start. इसको हम क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्लोरीन लग रहा है ना एल्केन में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। कोई सवाल है, आगे बढ़े? आगे चलें सर। अच्छा, यही रिएक्शन ना आपका किसी और एल्केन के साथ भी हो सकता है, लाइक क्लोरीनेशन ऑफ इथेन भी हो सकती है। इथेन इज C2H6 if it reacts with chlorine gas under the presence of sunlight or ultraviolet light, तो सब्स्टिट्यूशन इस पे भी हो सकती है। अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाऊं तो द प्रोडक्ट वुड बी C2H5Cl and HCl, and this will keep continue until all the hydrogen atoms over the carbon are substituted by chlorine, तो ये C2H4Cl2 हो जाएगा फिर। और अगर फर्दर आगे चले तो देखो, एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा और एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा, तो C2H3, इनके नाम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, तो इनके नाम की टेंशन नहीं लेनी है। इसी तरह और आगे चलें तो कार्बन उतने ही रहेंगे, एक हाइड्रोजन कम होगा, एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। और आगे बढ़ोगे तो कार्बन उतने ही रहेंगे, एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन बढ़ जाएगा। Ultimately, all the hydrogens are substituted by chlorine, so in the end you will get 6 chlorine atoms in place of 6 hydrogen atoms. समझ आई बात? सर अगर कोई बड़ा एल्केन होगा जैसे ऑक्टेन या सेप्टेन, फिर हम क्या करेंगे? करते रहेंगे कब तक? हाँ, लेकिन आपको इतना बड़ा करवाएगा नहीं ना, आपको इनफैक्ट फिर इथेन भी नहीं करवाएगा, तो मैंने दे दी एग्जाम्पल बस ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। एक क्लोरीन तक आपको वो करवा देगा। We started from ethane molecule which was C2H6 chlorine. If you substitute all the hydrogen atoms, so you will get CCl6 as a final product and HCl. Now how would you balance this equation? See, here we have 6 क्लोरीन एटम्स ना, तो HCl के साथ 6 आ जाएगा और ये जो क्लोरीन के मोल्स हैं वो भी 6 बन जाएंगे। दैट्स हाउ यू बैलेंस दिस इक्वेशन। अच्छा, we will discuss about the isomers of monochloroethane and monochloropropane. मोनोक्लोरोइथेन का क्या मतलब है? व्हेन ओनली वन क्लोरीन सब्स्टिट्यूट्स वन हाइड्रोजन एटम। जैसे ये इथेन का मॉलिक्यूल है ना, इथेन इज C2H6, राइट? It has 2 carbon atoms and each carbon atom is bonded to 3 hydrogen atoms. अगर इसमें सिर्फ एक क्लोरीन लगेगा तो द प्रोडक्ट would be like this. इसमें कार्बन के साथ आ गया एक क्लोरीन एटम। अच्छा, दिस इज मोनोक्लोरोइथेन। मोनो मींस वन क्लोरोइथेन ना। क्या इसका कोई और आइसोमर पॉसिबल है? मतलब अगर मैं क्लोरीन को इंस्टेड ऑफ पुटिंग क्लोरीन ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, let's say if I put chlorine on the second carbon atom, अगर मैं इसको इस तरह से करके लिखूं, मतलब क्लोरीन मैं राइट वाले कार्बन के बजाय लेफ्ट वाले कार्बन पे लगा दूं, तो these two are identical products, they are not isomers of each other, because if you flip
the structure 1, the first structure है, if you flip it, then you will get the structure 2. These are not isomers of each other. These two products are identical molecules and not isomers of each other. क्लियर है बात? तो अगर आइसोमर होगा तो कैसा दिखेगा? देखो, मोनोक्लोरोइथेन में तो आइसोमर्स नहीं बनेंगे, हाँ, लेकिन मोनोक्लोरोप्रोपेन में आइसोमर्स बनेंगे। अब मैं बताता हूँ। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेन इज द एल्केन विद 3 कार्बन एटम्स, राइट? तो फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन which is CnH2n+2, if we put 3 in place of n, you will get 2 3 is 6 plus 2 is 8, C3H8। इसके अगर मैं मोनोक्लोरोप्रोपेन बना रहा हूं इस तरह से, तो ये वाला स्ट्रक्चर और किस तरह से बनाया जा सकता है भाई? अगर मैं सेकंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दूं, ये पॉसिबिलिटी है। और अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये करूं, देखो स्ट्रक्चर 1, ठीक है, वो एक आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर 2 जो है ना, वो दूसरा स्ट्रक्चर है, बिकॉज स्ट्रक्चर 1 में क्लोरीन इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, बट स्ट्रक्चर 2 में chlorine is on the second carbon atom. So these two are isomers of each other. However, if you see the structure 3 that I have drawn is identical to structure 1. ये दोनों identical structures है. These are not isomers of each other because ऊपर वाला का मैं flip करूँ, flip मतलब invert कर दूँ ना, left to right कर दूँ, तो same product है। क्योंकि अगर मैं इसमें numbering करूंगा तो फिर I'll start from here जहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, 1 2 3। we try कि नई चीज जो लगी है उस पर छोटा नंबर जाए, तो मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करूंगा तो अभी भी क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे ही आ रहा है। दीज आर सेम स्ट्रक्चर्स, ये एक ही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, तो एक वक्त में कोई एक बनाओगे, तो 1 and 2 आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट? हमने लास्ट टाइम आइसोमर्स के क्वेश्चन किए थे, तो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसमें, वो इसी पे था, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिख लो पहले, और कोई सवाल है तो पूछ लो फिर से। सर ये जो सीएल साइड में लगा है, आपने आइसोमर बनाने के लिए इसको बीच वाले कार्बन से लाइक ज्वाइन किया ना ऊपर, तो वैसे ही अगर आप ऊपर करेंगे पहले वाले से या दूसरे वाले को सी को सीएल से कर देंगे लाइक ऊपर में, तो क्यों नहीं बन सकता आइसोमर? देखो, एक ही एटम पे अगर जब तक लगा हुआ है ना क्लोरीन, चाहे वो लेफ्ट पे लगा हुआ हो चाहे वो राइट पे लगा हुआ हो, ये सारे एक ही स्ट्रक्चर काउंट होते हैं। मतलब अगर आप ये बात कह रहे हो ना, ये अगर इस स्ट्रक्चर में मैं क्लोरीन ऊपर लगा दूं, यही बात कर रहे हो, जी सही। तो ये और ये सेम चीज है। देखो, एक ही कार्बन पे तो क्लोरीन कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर 2 है उसमें क्लोरीन की पोजीशन डिफरेंट है, सेकंड कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो वो क्लोरीन के कभी ऊपर भी हो सकता है कार्बन, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, अपनी पोजीशन तो वही रखी हुई है ना, तो बॉन्ड दे कैन रोटेट अबाउट ईच अदर। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में क्लोरीन की पोजीशन ही डिफरेंट है, वो फर्स्ट कार्बन पे है तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सेकंड कार्बन पे नहीं जा सकता खुद से। स्ट्रक्चर 2 में क्लोरीन है ही सेकंड कार्बन पे, इट मींस के वो स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो एक आइसोमर है। अच्छा ओके।
और जो ऊपर वाला आपने एग्जाम्पल किया था, कैन यू स्क्रॉल अप? उसमें क्योंकि दो ही कार्बन है, दो ही कार्बन में एक क्लोरीन लगाओगे तो फर्स्ट पे लगाओ सेकंड पे लगाओ, बात एक ही, क्योंकि फर्स्ट वाला फ्लिप करोगे तो सेकंड वाला ही बन जाएगा। जी सही, ये पूछ रहा हूँ। ओके। सही है, लिख लिया है सबने, आगे बढ़े। शायद आगे बढ़ जाऊं, जवाब ही नहीं देते हो। जी सर, आगे बढ़ जाए। देखो आइसोमर्स का एक ये क्वेश्चन है जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था, कि हमने ये रिएक्शन नहीं पढ़ा था ना, तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सेइंग व्हिच एल्केन when any one hydrogen atom is substituted by chlorine atom will not produce isomers। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर ए को देखता हूँ तो इसमें आप क्लोरीन, आपके पास अगर आप कहो कि मैं क्लोरीन फर्स्ट कार्बन एटम पे लगा दूं और या फिर क्लोरीन जो है वो मैं सेकंड कार्बन एटम पे लगा दूं, तो क्या ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स होंगे? ये सेम है ना, बस फ्लिप करोगे दूसरा वाला बन जाएगा। क्लोरीन की पोजीशन ऊपर नीचे हो सकती है, वो इशू नहीं है। तो अगर जैसे, चलो मैं यूं करके लगा देता हूँ ना। तो ये दीज आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इथेन में आप कहीं पे भी क्लोरीन लगाओ वो आइसोमर नहीं बनेगा। मतलब आप कहो कि मैंने ऊपर लगाया, मैं उसी कार्बन पे नीचे लगा दूं तो वो भी एक ही बात होती है। अगर आप कह रहे हो कि मैं यहाँ से हटा के नीचे वाले हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दूं, तो ये सारे सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक ही कार्बन पे लगा हुआ है ना। पहले वाले को फ्लिप करोगे दूसरा वाला बन जाएगा। दूसरे वाले में, जो थर्ड वाला मैंने बनाया उसमें क्लोरीन नीचे है, बस है तो उसी कार्बन पे ना, फर्स्ट कार्बन पे ही है। तो ये सारे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, मतलब इस ए में इस यही आंसर है इसका। आप एक हाइड्रोजन लगा के कोई डिफरेंट आइसोमर नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं इसको देखूं ना, जो हमारे पास ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोपेन है ना, इसमें अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगाता हूँ तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर सेकंड कार्बन पे लगाता हूँ तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। पहले वाले को फ्लिप करो सेकंड वाला नहीं बनेगा। मतलब दिस विल प्रोड्यूस आइसोमर्स, ये मोनोक्लोरो एल्केन के आइसोमर्स बनाएगा। इसी तरह, समझ आ रही है बात? जी सर। इसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर सी देखो तो इसके अंदर भी अगर आप क्लोरीन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे लगाओ तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर सेकंड कार्बन पे लगाओ तो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, दीज आर आइसोमर्स। क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है इसको, और इसमें सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है दूसरे वाले में। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑप्शन डी की बात करूं तो इसमें भी हम क्लोरीन की पोजीशन चेंज करके आइसोमर बना सकते हैं। मतलब अगर मैं एक स्ट्रक्चर में क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा दूं और दूसरे में सेकंड कार्बन पे लगा दूं, तो ये डिफरेंट आइसोमर्स है। मतलब जब सिर्फ दो कार्बन होंगे ना इथेन में, मतलब जब इथेन होगा तो उसके क्लोरीन, एक क्लोरीन लगा के आप डिफरेंट आइसोमर्स नहीं बना सकते। इन इथेन, आप बस ऐसे याद कर लो, इन इथेन आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल।
is not possible with chlorine. सही है। आगे बढ़े। जी जी सर। सर। अच्छा, एल्केन्स हमारा खत्म हो गया है, पास पेपर्स पे चलते हैं। Question 1 is which statement about isomers of a compound is always correct? Isomers की definition क्या है? Compounds having same molecular formula but different structure formula, right? इसका आंसर क्या होगा? डी। D. They have the same molecular formula always but different structural formula. इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है? दे हैव डिफरेंट इंपेरिकल फॉर्मूला। देखो, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इंपेरिकल फॉर्मूला भी तो सेम होगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास ब्यूटेन है, C4H10, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बनते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन देखा था हमने, और एक ब्रांच आइसोमर देखा था ब्यूटेन का। ठीक है, तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स बनते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है ना। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर मैं इनको दोनों को 2 2 से डिवाइड करूंगा, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऑफ कोर्स इंपेरिकल फॉर्मूला भी हमेशा सेम ही होगा ना, डिफरेंट तो नहीं हो सकता। दे हैव डिफरेंट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी तो सेम ही निकलेगा ना उसमें से। दे हैव ओनली वन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल्स। ये जरूरी नहीं है क्या आइसोमर्स, अब ब्यूटेन के बाद 4 होते हैं, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन 2 कह रहा है सर कंपाउंड क्यों है। जी बोलो। सर मैं कह रहा था ऑप्शन बी दोबारा समझा देते, समझा नहीं। दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालते हो ना, एमआर। आ, अरे सही सही सही। ठीक सही ठीक। है, मॉलिक्यूलर मास सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी ऑफ कोर्स सेम ही आएगा। सही सही। सही है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कंपाउंड क्यू हैज द फॉर्मूला C4H10, which statement about compound Q is correct? C4H10 is the formula for butane. It undergoes addition reaction with chlorine. एडिशन रिएक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो एल्कीन्स में पढ़ेंगे अभी आगे। तो एल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं, एल्केन्स दो रिएक्शन करते हैं, कंबशन और दूसरा हमने क्या पढ़ा अभी? सब्स्टिट्यूशन। जी। तो बस एल्केन्स यही दोनों रिएक्शन करते हैं, एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स करते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ए तो गलत है। बी कह रहा है इट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन मीथेन। हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी और हमने देखा था कि मीथेन सबसे पहला एल्केन है, उसके बाद इथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, एंड डाउन द होमोलोगस सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। तो ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा देन मीथेन, लोअर तो नहीं होगा ना, इसलिए बी गलत है। सी कह रहा है इट हैज द सेम जनरल फॉर्मूला एज मीथेन। मीथेन एल्केन है और ब्यूटेन भी एल्केन है, तो सारे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, विच इज CnH2n+2। तो ये बात सही है। डी कह रहे हैं देयर आर 4 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। क्या ब्यूटेन में 4 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होंगे? नो। जी, कितने होंगे? दो ही होंगे इसी तरह के, इस तरह के दो। हाँ, दो क्यों होंगे? ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, तो 4 नहीं नहीं। कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बनेंगे ना भाई। कार्बन एटम 4 है, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे सिंगल बॉन्ड्स, वो तो 3 बन रहा है ना। एक ये रहा 1 2 3,
अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे हैं। मैं समझा सही ये है, सी समझ आई सी जो बात। लिखा है ये, मुझे लगा ये सी सी जो लिखा है ये 2 बार लिखना होगा। नहीं समझा। मतलब बाकी तो हाइड्रोजन लगेंगे ना इनके साथ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। सही है, समझ आ गई। सही है, बाकी लोगों को आ गया समझ। आगे बढ़े। जी सर। ओके, क्रैकिंग। ये क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है, हाउ कैन द फॉलोइंग रिएक्शन बी डिस्क्राइब। तो दिस रिएक्शन इज क्रैकिंग बेसिकली ना, व्हेन अ लार्जर अल्केन फ्रैक्शन ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैक्शंस। तो ये अभी हमें पढ़ना है, ये तो अभी मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको। क्रैकिंग अभी हम जैसे अल्केन के तीसरा रिएक्शन भी होता है क्रैकिंग। बेसिकली ना हम एल्कीन्स में पढ़ेंगे वो। अभी तक हमने अल्केन्स के 2 रिएक्शंस पढ़े हैं ना, कंबशन सब्स्टिट्यूशन। एंड सब्स्टिट्यूशन। एक और रिएक्शन होता है एल्केन्स का जिसको हम कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग जो है ना, बस ये 3 रिएक्शन मिलेंगे आपको। क्रैकिंग जो है ना, मैं एल्कीन्स के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मतलब ये। अच्छा, क्वेश्चन 4 में कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट एल्केन्स इज करेक्ट। इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन एडिशन रिएक्शन। इथेन इज एन एल्केन और एल्केन एडिशन रिएक्शन नहीं करता, सब्स्टिट्यूशन करता है। प्रोपेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। भाई प्रोपेन 3 कार्बन एटम वाला एल्केन है विच इज C3H8, और ब्यूटेन 4 कार्बन एटम वाला एल्केन है। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो प्रोपेन का हायर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा बल्कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो इसलिए ये भी गलत लिखा हुआ है। सी कह रहे थे मॉलिक्यूल ऑफ द एल्केन दैट कंटेन्स 99 कार्बन एटम्स हैज 200 हाइड्रोजन एटम्स। ये तो जनरल फॉर्मूला से पता लग जाएगा। इफ एन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एन होता है ना, अगर एन की वैल्यू 99 है तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी बनेगी, तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे कैलकुलेटर से। जी टू सर, सही इंटू है। नाइन 2 into 200 ही 99 बनता है। plus 2 will make 200. So this is correct. हाइड्रोजन 200 बनेंगे इसमें। There are 3 isomers with the formula C4H10. लास्ट क्लास में हमने ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाए थे, तो ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स बनते हैं, एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन और एक ब्रांच चेन ब्यूटेन। ठीक है। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन 5 में है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन 1 mole of methane is CH4 reacts with large excess of chlorine in sunlight. So this is substitution reaction, right? तो इसमें जब लार्ज एक्सेस क्लोरीन का मतलब क्या है कि सारी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, मतलब ऑल दी हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड एंड क्लोरीन विल टेक प्लेस ऑफ ऑल दी हाइड्रोजन, तो CCl4 और HCl। अभी मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका बताया ना, ये जो फाइनल CCl4 बना है ये 4HCl के साथ भी आएगा और क्लोरीन के साथ भी आएगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर फॉर्म्ड? 4 मोल्स। ओके। समझ आई बात। चले आगे। सर इट सेज विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ क्लोरीन बट इट डज नॉट स्पेसिफाई स्पेसिफिकली के सारा है उसने ले लिया उसको एक्सेस हाइड्रोजन। जब भी लिखा होगा इट मींस के सारे ही सब्स्टिट्यूट होंगे। ओके। अच्छा, क्वेश्चन 6 इज योर होमवर्क। अब आसान से हैं, सारे नहीं करवा रहा मैं, अब बाकी आप होमवर्क में करोगे। 7 हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, 7 8
9 अभी आप छोड़ सकते हो, क्रैकिंग का एल्कीन्स में करेंगे। लेट मी, आइसोमेरिज्म का हमने क्वेश्चंस कर लिए, बाकी आप क्वेश्चन ये वाला अभी छोड़ देना, क्वेश्चन 18 बल्कि अभी जो क्वेश्चंस है ना वो सारे सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई, खुद करो इनको। हम पेपर 2 पे चलते हैं अभी। कुछ क्वेश्चन आपको अजीब से दिखेंगे क्योंकि अभी आपने एल्कीन्स नहीं पढ़ा है, तो वो जब उसमें फंसो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि करना है अभी या नहीं करना। जरा हम ना पेपर 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कैसे आते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन complete combustion to form carbon dioxide and water. Construct the equation for the complete combustion of butane. अब ब्यूटेन की कंबशन इक्वेशन हमने कल सीखा था ना लास्ट क्लास में, C4H10। कंप्लीट कंबशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं तो दिस बिकम्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन 10 है तो उसको हाफ करो, ये मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ऑक्सीजन 4 2 जार 8 राइट हैंड साइड पे, और वाटर 5 1 जार 5, तो 8 + 5 इज 13। तो हम ना ऑक्सीजन 13/2 लिख देंगे। अच्छा देखो, ऑक्सीजन के लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। इसको हम कहते हैं X + Y/4। अब इसका क्या मतलब है? X जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और Y जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है एल्केन्स में। जैसे इसमें कार्बन 4 लिखा हुआ है ना, तो X की जगह पे 4 आ जाएगा, और हाइड्रोजन 10 है तो 10/4, तो ये भी डायरेक्टली आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बन रहा है 6.5, और 13/2 भी 6.5 ही होता है। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो एल्केन्स के लिए और एल्कीन्स के लिए। सर व्हाट इफ इट सेज इनकम्प्लीट कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन आपसे नहीं मांगेगा, सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट द इक्वेशन फॉर द इनकम्प्लीट कंबशन। सर तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, बट आपको उसकी इक्वेशन नहीं लिखनी होगी। अच्छा, क्वेश्चन 3 में कह रहा है द एल्केन आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, and their physical properties changes gradually down the series। बहुत सारी बातें हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में लिखी है, तो आप उनमें से कोई भी दो लिख सकते हो। लाइक यू कैन राइट सेम members of a homologous series have same general formula and same
chemical properties. Next is draw the structure of the branched and unbranched alkanes having 4 carbon atoms. Alkane with 4 carbon atom is butane, C4H10 होता है उसका. हमने 2 ही आइसोमर पढ़े हैं ब्यूटेन के. Show all the atoms and all the bonds. It means you have to show all the bonds between carbon and hydrogen atoms. ये Sir, वाला जो है ना हमारा जी. sir, it says branched and unbranched. What does that mean? Branched means state, unbranched means state chain. So this is unbranched Okay, so isomer. it basically wants isomers indirectly. Yeah, it's asking indirectly. Yes. But you have to show all the atoms between all the bonds. मतलब CH3 ऐसे करके मत लिखना. आपने ये इनके भी बॉन्ड शो करना है सारे एटम्स के. In short, you have to make a displayed formula where you have to show all the bonds between all the atoms in a molecule. तो ये जो दूसरा वाला है ये ब्रांच्ड है, इसमें कार्बन एक ब्रांच में आ गया है. This is a branched isomer. चलें आगे बढ़े. जी. Okay, the graph shows how the melting points of the first 9 unbranched alkanes vary with the number of carbon atoms per molecule. We know that if number of carbon atom increases in a molecule, melting point and boiling point both increases. Boiling point जो है ना एक फिक्स ट्रेंड शो करते हैं, वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कहीं कहीं डिक्रीज भी हो जाते हैं. जैसे फर्स्ट कार्बन एटम वाले एल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसकी ये वैल्यू है, सेकंड वाले का ज्यादा है, थर्ड वाले का देखो डिक्रीज हो गया. अब उसका रीजन नहीं पूछेगा कि भाई ये एनॉमली क्यों आई है, मतलब कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आ रहा है. मेल्टिंग पॉइंट में अक्सर आता है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज ही हो रहा होता है वो. अब इसके जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज एल्केन्स चेंज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो वो बात तो हमने पढ़ी हुई है, एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस. अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब करो. तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि हम इसको ग्राफ से भी देख रहे हैं कि जनरल ट्रेंड क्या है. कार्बन एटम 4 है तो देखो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा है, 5 है तो और ज्यादा है, 6 है तो और ज्यादा है, 7 है तो और ज्यादा है, 8 कार्बन एटम है तो और ज्यादा है, 9 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल है तो और ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन एक बीच में इरेगुलरिटी भी आ रही है ना, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में, उसका भी जिक्र कर सकते हैं. देखो एज number of carbon atoms increases, boiling sorry it's melting point. मेल्टिंग पॉइंट की बात चल रही है ना. melting point increases but melting point is decreasing from carbon 2 to carbon 3 एल्के. क्योंकि आपको सिर्फ डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन तो नहीं करना ना. वो तो नहीं कह रहा कि इसका रीजन भी बताओ, इसका रीजन पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि आपने बस एक ही जनरल रीजन पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. However, you may expect some irregularities in the melting point, but usually, as far as boiling points are concerned, if molecular mass increases, boiling point always increases. Next part कह रहा है use the graph to estimate the melting point of the unbranched alkane which has 10 carbon atoms.
अच्छा, अब 10 कार्बन एटम अनब्रांच मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन्स। तो अब उसमें नो, आप देखो 9 कार्बन एटम तक तो ग्राफ दिया हुआ है, और अगर उसमें मैं वैल्यू देखूं तो वो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कुछ अराउंड आ रही है 50 से थोड़ा कम आ रही है। अब अगर 10 कार्बन एटम्स की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, ये पूछ रहा है। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अनब्रांच्ड एल्केन व्हिच हैज 10 कार्बन एटम। 45। वाई? पर ज्यादा आनी चाहिए ना, -50 से बड़ी तो वो फिर छोटी मतलब 45 एग्जैक्ट क्यों कह रहे हो? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो। ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज तो होगी, मतलब मतलब सॉरी इंक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट, तो माइनस में इंक्रीज होने का मतलब माइनस में छोटी वैल्यू होगी ना। देखो नीचे 200 है, फिर 150, फिर 100, फिर 50, तो 50 से कम ही नंबर आएगा, 40, 30, इस तरह से। हाँ सर, 45 गलती से कह दिया था, -45 चलो मतलब। हाँ सही है, 45 भी सही है ना, -45। अब देखो सब में इंक्रीमेंट जो आ रहा है, किसी में बड़ा आ रहा है, मगर ऐसा इंक्रीमेंट कर दूं जैसे सब में मिक्सर है, तो -50 से तो छोटा ही आना है। तो वो माइनस मतलब नंबर छोटा आना है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, हायर है। तो आप इसकी कोई भी रेंज ले सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि -50 है तो आपने -48 लिख दिया। भाई थोड़ा तो इंक्रीज दिखाओ, इतना छोटा इंक्रीज तो नहीं है। अगर मैं कार्बन एटम 8 और 9 को भी देखूं तो इसमें भी बहुत छोटा सा इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीज तो है ना। तो आप ऑन द सेफ साइड -5 का डिफरेंस जरूर ले लेना, 5 का। तो -45 से और भी लिख सकते हो, मतलब आप -40 भी लिख सकते हो उसको, -30 भी लिख सकते हो। ऐसा भी नहीं करना कि डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो, बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा वो। सही है, समझ आई बात? अच्छा, अब होमवर्क में आपने एल्केन्स के बिफोर नेक्स्ट क्लास पेपर 1 भी करना है, और पेपर 2 के भी सारे क्वेश्चंस करना है। आसान है पेपर 2। देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि आगे वाले चैप्टर से लिंक अप होंगे। पेपर 2 बेशक अभी ना करो, लेकिन पेपर 1 जरूर कर लेना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में लगे कि ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, एल्कीन्स का आगे का है, तो वो फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा अभी करना है या नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में एल्कीन्स पढ़ ही लेंगे, अब थोड़ा जल्दी चलेगा ऑर्गेनिक, बस इसी में टाइम लगाना था एल्केन्स में। ठीक है, जा सकते हो आप अभी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।